आप फोटो देख के बता देंगे ये व्यक्ति अभी किस जगह पे है, क्या काम कर रहा है। आपके घर के हर कोने में क्या चीज़ कैसी पड़ी है बता दो। संभव है। बिल्कुल संभव है। आप अब तो महाभारत काल के संजय जैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी बड़ी अज्ञानता है। हम ये समझते हैं कि वो केवल संजय के पास था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिद्धियाँ लुप्त पूर्ण रूप से नहीं हुई। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है अर्जुन से, तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम परमात्मा हो और मुझे पता है कि मैं परमात्मा हूँ। तो वो उस समय कॉन्शियसनेस की ही बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा कि जो इंसान मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करेगा उसको पाप और पुण्य का बात। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा, वो आंख में पट्टी बांध के उनको कोई भी चीज़ दो वो गेस कर लेते हैं। तो क्या ये भी इंट्यूशन या चेतना या चित्त का रोल है या वो कुछ अलग गेम? उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक कमरे में बिठाया जाता है और अंधेरा होता है और उसमें एक फ्रीक्वेंसी जो होती है को सुनाई जाती है। इससे होता क्या है, उनके बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है। तो क्या ध्यान भी वो अवस्था होती है जहाँ पे हम सारे संपूर्ण जीवन का या आगे पीछे का टाइम डायलेशन, जन्म के पहले का, जन्म के बाद का सब कुछ अनुभव। नमस्कार दोस्तों, वापस आपका स्वागत है मेरे एक और बहुत अच्छे पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन्होंने भारत देश के सारे न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दिए हुए हैं, जिन्होंने भारत के एक बड़े प्रसिद्ध सीरियल मानो या ना मानो में बहुत अच्छे तरीके से हमारे भारत के शास्त्रों के बारे में, हमारे कॉन्शियस ब्रेन के बारे में, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में, हमारे चेतना के बारे में, हमारे अहंकार के बारे में, हमारे चित्त के बारे में बात की है। तो आज के सेशन में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई रूपी, हमारे मित्र अश्विन जी का, जो अश्विन त्रिवेदी जी हैं। और अश्विन त्रिवेदी जी अहमदाबाद से हैं और आज लाखों लोगों के जीवन में इन्होंने बहुत बड़े बदलाव लाए हैं, जिनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो आइए हम मिलते हैं अश्विन जी से और उनसे ही जानते हैं उनके आगे की जर्नी। अश्विन जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अश्विन जी, सबसे पहले मैं एक संक्षेप में आपकी लाइफ की जर्नी और आप इस फील्ड में कैसे आए और इसके पहले क्या करते थे और किस बात ने आपको अंदर से मोटिवेट किया कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में काम शुरू करें। देखिए मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक जैसे आमतौर पे आजकल नौजवान होते हैं वैसे ही था। कभी पढ़ाई नहीं करता था, मतलब कॉलेज में बंक करते थे और पता नहीं था आगे करना क्या है। जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद हम सोचा कि भाई जब एक नौकरी मिल जाए, तो वैसे ही मैंने 1983 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। उसके बाद में मुझे जॉब मिल गई 250 रुपए की। उस जमाने में 250 रुपए लगता था हाँ अपनी जेब खर्ची के लिए ठीक है। तो ऐसे ही जिंदगी शुरू हुई और उसके बाद में जैसे फिर 85 में शादी हो गई। बहुत कम एज में 23 ईयर्स में शादी कर ली। तो लगा कि यार इतने में 250 से नहीं होगा। इस तरह से करते करते फिर बोला ज़्यादा कमाना पड़े, तो फिर बोला और बड़ी कंपनी में कुछ और जाते हैं। तो इस तरह से दूसरी लिमिटेड कंपनी में जॉब मिली, वो 1000 रुपये की जॉब थी। ऐसे करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं सेल्स में जाना चाहिए। देखते क्योंकि मैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में था, तो लोगों सेल्स वालों के मेरे ट्रैवलिंग बिल मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आते थे कि वो एज पर ट्रैवल पॉलिसी है कि नहीं। तो मैं देखता था कि उनके ट्रैवलिंग बिल, कई बार यार ट्रैवलिंग ये सेल्स वाले तो बड़ा जलसा करते हैं, इतना घूमते हैं। तो मुझे यार चार दीवारी में नौकरी करना, इससे बेटर घूमना अच्छा है। तो मैंने सेल्स में जाते हैं। तो मैंने वो छोड़ के सेल्स में ट्राई किया और लकीली मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली। पहली जॉब मुझे मिली थी वो एवरी इंडिया लिमिटेड में मिली थी। एंड एवरी एक ऐसा कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है, वो ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। हालांकि मैं वहाँ पे 3 महीना ही जॉब कर पाया, बिकॉज उस जमाने में मेरा वजन था 45 kg और वो ये कंपलसरी था। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था कि यू हैव टू ड्राइव 350 cc मोटर बाइक ओनली। मेरे वजन से आप मान लीजिए कि 3 गुना 4 गुना वजन। सो मैं मुश्किल से 3 महीना तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मुंह में झाग आ गए, मतलब छोड़ दिया। फिर इस तरह से फिर मैंने कोरस में, मोदी ज़ेरॉक्स और इस तरह से अलग अलग कंपनी में, फिर यूरेका फोर्स ले लीजिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। मेरा लास्ट जॉब था बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जिसमें मैंने जॉब छोड़ी तो एक बहुत ही सीनियर पोजीशन में मैंने जॉब छोड़ा। तो इस तरह से मेरा जर्नी। लेकिन एक 1993-94, क्योंकि ये सारी कंपनीज में मुझे ट्रेनिंग के प्रति बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। वहीं से मेरा ट्रेनिंग के प्रति एक रुझान था। तो मुझे लगा कि यार मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे भी लोगों के लाइफ में कुछ चेंज लाएं, ट्रेन करें लोगों को। ये तो एक इनर कॉलिंग शुरू हुई 1992-93 से। और 93 में पहली बार मुझे एनएलपी के बारे में पता चला। 1992-93 में मुझे याद है मैंने वो अवेकन द जायंट विदिन किताब पढ़ी थी एंथनी रॉबिन्स की, और भी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। तो वहाँ पे मुझे एनएलपी के बारे में पता चला, मुझे सीखना था। और उस ज़माने पे यहाँ पे इंडिया में तो कोई एनएलपी जानता भी नहीं था। तो मुझे याद है कि मैं अपने एक दोस्त जो हर साल मतलब वो अमेरिका रहता था, हर साल 2 बार आता था इंडिया, तो मैं उनसे डॉक्टर रिचर्ड बेंडलर की जो वीसीआर की जो कैसेट्स आती है वो मंगवा के सीखता था। तो इस तरह से चला। और फिर 97-98
में मैंने उसका मतलब विधिवत रूप से एनएलपी को सीखा। तो एनएलपी का सीखना तो मेरा 93 94 से शुरू हो गया। फिर इंटरनेट जब आया, 60 रुपये 1 घंटा साइबर प्रति कैफे घंटा में। वो साइबर कैफे का चार्ज होता था, 60-80 रुपया तक होता था, तो वहाँ पे घंटों इंटरनेट पे सीखता था। पर ये शुरू हुआ, फिर प्रैक्टिकली भी सीखा। तो मैंने देखा कि एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक अमेजिंग साइंस है जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के 2 पहलू, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जो आप दूसरों से बात करते हैं, दूसरा इंट्रापर्सनल जो आप खुद से बात करते हैं, इस 2 पहलुओं को एनएलपी बड़ा बखूबी समझाता है, सिखाता है कि आप ये 2 पहलुओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं कुछ भी सीखता हूँ या कुछ भी किताब पढ़ता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही बस मान के जैसे भेड़ चाल की तरह उसको फॉलो करने लगूँ। मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने भी एनएलपी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक और पहलू है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसका जिक्र एनएलपी में नहीं है। अब ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन ये है कि कई बार हमें पूर्वाभास हो जाते हैं, डेजा वू, टेलीपैथी, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स, ये सब अनुभव हमें होते हैं। वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, जिसको हम भगवान, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो हमसे निरंतर बात करती है, हमको गाइड करती है। प्रकृति हमसे बात करती है। जिसको हम सरल हिंदी भाषा में या सरल कम्युनिकेशन में इंट्यूशन बोलते हैं, वो भी यही होता है या इंट्यूशन कुछ अलग होता है? हाँ, इंट्यूशन भी इसी का पार्ट है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। गट फीलिंग बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं कुछ लोग। सिक्स सेंस, यस बोल लीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार एनएलपी में इसका जिक्र नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना एक मैं कुछ अपने हिसाब से एक वैल्यूडेशन करूं एनएलपी में और उसमें कुछ अपना योगदान दूं। तो इसका अभ्यास करके सालों तक मैंने किया। ऐसा समझ लीजिए कि 98 से लेके आप 2023 तक समझ लीजिए, 98 से लेके 23 तक, मतलब 25 साल लगातार। 23 तक मैं इसके अंदर पूरा घुस के इसमें अंदर क्या क्या पॉसिबल है। और क्योंकि शुरू में जो मैंने ऐसा उपलब्धियां पाई, तो ऐसा था कि मानेगा कौन अगर मैं ये कहूँ, ये प्रश्न था। तो फिर जब मैंने मीडिया से कुछ शेयर किया, जैसे मैं ये कहूँ कि हम अपने 5 फिजिकल सेंसेस को भौतिक स्तर से परे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एनएलपी में सिखाया जाता है कि अपने 5 फिजिकल सेंसेस से आप भौतिक जो मटेरियल रियलिटी को अनुभव करते हो, जिसको एक्सटर्नल रियलिटी कहते हैं, जिसका डाटा 5 सेंसेस के जरिए ब्रेन में जाता है, और आपके बिलीफ, वैल्यूज, क्वेश्चंस, पास्ट रेफरेंसेस, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये जो अहम मुद्दे हैं जो सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, इसके आधार पर डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन 3 तरीके से प्रोसेस होता है, और ब्रेन उसको पेन या तो प्लेजर में कैटेगराइज करता है। उसी पेन प्लेजर को कम्युनिकेट करने के लिए आप पहले तो इंट्रापर्सनल लेवल पे खुद से अनुभव करेंगे, बात करेंगे, यार ये अनुभव में आपको कैसा फील हुआ, तो आप सोचोगे मन में कि यह बोरिंग है, ये एक्साइटिंग है, वॉट, और उसको आप वर्बल या तो नॉन वर्बल लैंग्वेज से कम्युनिकेट करोगे। तो जैसी आपकी इमोशंस होंगी वैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा बिहेवियर होगा वैसा डिसीजन होगा, और जैसा डिसीजन होगा वैसा डेस्टिनी आपका बनेगा। ऐसा कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर डेस्टिनी। तो मैंने सोचा यार नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसे सबका डेस्टिनी बदल जाए। एनएलपी इज अमेजिंग। वो सिखाता है कि अगर आपकी नेगेटिव थॉट है, कोई नेगेटिव बिलीफ है, उसको कैसे रिमूव करना। तो ये बिल्कुल हेल्प करता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो उसको बिल्कुल अपने एक स्टेट ऑफ माइंड को बदलने में, पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। लेकिन मैंने सोचा यार कोई इंसान जानबूझ के तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करता है, पर ना चाहते ही उनके दिमाग में नेगेटिव विचार आ जाता है। तो मैं ऐसे ही अपना रिसर्च कर रहा था, कहीं मैंने एक पढ़ा, कोई एक आर्टिकल में कोई साइंटिफिक रिसर्च था जिसमें ये लिखा था कि जब एक इंसान के दिमाग में कोई विचार आता है और वो उस विचार को अपने विचार के रूप में अनुभव करता है, उसके 3 मिलीसेकंड पहले उनके दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुआ था। मतलब जब हम सोचना शुरू करते हैं उसके 3 मिलीसेकंड के पहले ही हाँ, वो विचार आया है। हाँ, जब आपको मन में विचार आता है कि हाँ, ये आपको इसको आइडेंटिफाई करते हो कि मेरा विचार है, एक्चुअली सच्चाई ये है कि वो विचार 3 मिलीसेकंड पहले आ चुका होता है। पहले आ चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि जो विचार को आप अपना विचार समझते हो वो आपका विचार है नहीं। कहीं ना कहीं से वो आपके मन में आया है। तो ये इसी एक्सप्लोरेशन से मुझे पता चला कि कहाँ से आया, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब बाहर जो स्पेस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे ये स्पेस है, अगर उदाहरण दूं तो इसी स्पेस में दुनिया भर में मतलब यहाँ जितने भी रेडियो चैनल है सबकी फ्रीक्वेंसी भी है इसी कमरे में, जितने टीवी चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, जितने लोग इस दुनिया में अभी मोबाइल पे बात कर रहे होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी इस कमरे में मौजूद है कि नहीं।
लेकिन हमारे पास जो डिवाइस है उसी डिवाइस से उस फ्रीक्वेंसी को हम डिकोड कर पाएंगे। अगर मेरे पास रेडियो है तो एफएम की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके डिकोड करके गाना सुन सकते हैं, प्रोग्राम सुन सकते हैं। अगर मेरे पास टीवी है तो वही टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके वो डिकोड करके हमको दिखाएगा। तो ये जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो मुझे अब दूसरा सवाल ये हुआ कि अच्छा, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में विचार आते कहाँ से? जैसे दिमाग में कहाँ से आते हैं पूछा तो जवाब मिला कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वैसे कहाँ से आता है? जो आप और हम बात करते होंगे वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे स्टोर होता रहता होंगे। बिल्कुल। अभी हम जो बोल रहे हैं, जैसे रिकॉर्डिंग केवल कैमरे में नहीं हो रहा है, एक बहुत बहुत बड़ा कैमरा है, यूनिवर्सल कैमरा, उस स्पेस में ये जा रहा है। मतलब जो भी विचार हमने आदान प्रदान किया, चर्चा किया, ये आज कहीं ना कहीं स्टोर हो गया है और वो हमेशा यूनिवर्स में फ्लोट होता रहेगा और उसको ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलेंगे, है ना। मतलब जो सब पूरे विश्व के लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जो स्पेस है पूरे ब्रह्मांड में, वो और मन एक सिक्के के दो पहलू है। मतलब मैं इस पे थोड़ा सा और समझना चाहूंगा ऑडियंस के लिए। मतलब मन ही कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस ही मन है, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं आपको जवाब देता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। ये जो स्पेस है इस कमरे में, उसमें ऑक्सीजन और हवा है, दिख रही है? नहीं दिख रही है, पर मैं अपनी सांसों में ऑक्सीजन ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेस ही ऑक्सीजन है? नहीं, इस स्पेस के अंदर हवा ऑक्सीजन है, लेकिन वो दिखता नहीं है। सिमिलरली ये जो स्पेस है वो मन है और उसी मन में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जैसे इस स्पेस में हवा है। जैसे फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही हैं, जैसे जो अभी आपने वेव्स की बात की दिख नहीं है, सिग्नल्स की बात की दिख नहीं रहा है, वैसे ही मन भी यही है पर वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं। तो एक्सप्लोर किया कि भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये विचार कहाँ से आए, तब एक्सप्लोरेशन से मिलता है जवाब कि हाँ, ये आए कहाँ से? एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कह सकते हैं वो ज्ञान शक्ति जो पूरा चीज, ये कॉस्मिक ड्रामा जो है इसको डायरेक्ट करता है। इसको हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, जो भी नाम दे, परमात्मा कहें, वो है। आगे जाने से पहले 2-3 चीजें पे और क्लैरिटी चाहूंगा। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये सब एक ही है या सब अलग अलग हैं या अलग अलग लेवल के हैं? एक ही हैं, हम उसको अलग अलग अनुभव करते हैं। मतलब हमारी समझने की क्षमता जितनी होगी उस हिसाब से हम अनुभव करना शुरू कर देंगे, ऐसा ही। मैंने आपको जो एग्जांपल अभी दिया था कि आप भी सांसें ले रहे हैं, अपने लंग्स में ऑक्सीजन को भर रहे हैं, लेकिन इस स्पेस में केवल ऑक्सीजन है ऐसा नहीं है, बाकी सारे भी हैं, नाइट्रोजन भी है, शायद हाइड्रोजन भी है। पर ये कमरे में जो ऑक्सीजन है वो पूरी पृथ्वी पर जो व्याप्त हवा है उसमें जो व्याप्त ऑक्सीजन में है उसमें से कुछ हिस्सा इसमें कमरे में है। सिमिलरली इस पूरी पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त स्पेस है वो व्याप्त स्पेस ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी हिस्सा है। सुप्रीम और कलेक्टिव एक ही है, हम जितना अनुभव कर पाते हैं वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। हाँ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं। इंडिविजुअल, मैं उसको इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कहूँगा, उसको हम अपने व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस के रूप में अनुभव करते हैं। मेरा यहाँ पर जो मेन अहम मुद्दा है कि ये बहुत संकुचित रूप में हम इसको अनुभव करते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मन का, उसको हमने ठीक समझा ही नहीं है। हम चाहे तो अपनी जो कॉन्शियसनेस जिसको हम इंडिविजुअल रूप में बड़े संकुचित रूप में अनुभव करते हैं, उसको भी विस्तृत रूप में सुप्रीम के साथ में मर्ज करके अपने आप के रियल सेल्फ का अनुभव कर सकते हैं। हम समझते हैं कि मैं ये जो शरीर है जिसको अश्विनी नाम मिला है, ये शरीर आपका है जिसको चित्रेश नाम मिला है, लेकिन वो चित्रेश नहीं है, बॉडी का नाम है। लेकिन बॉडी के भीतर जो काम कर रहा है वो उसी अपार असीम चेतना जिसको हम परमात्मा कहेंगे उसी का अंश है। मतलब जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है अर्जुन से, तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम परमात्मा हो और मुझे पता है कि मैं परमात्मा हूँ। तो उस समय कॉन्शियसनेस की ही बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जो कहा उसमें चित्त का जिक्र है कि उन्होंने कहा कि जो इंसान मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करेगा उसको पाप और पुण्य का बोध बाद लागू नहीं होगा। तो चित्त क्या मन को बोला जाता है कि आप अपने मन को मेरे साथ स्थिर रखोगे, या चित्त कुछ और है? नहीं, चित्त और है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि चित्त क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। 2 एग्जांपल है मेरे पास। एक एग्जांपल तो मैं कई सारे पॉडकास्ट में दे चुका हूँ, तो मैं वो भी कहूँगा, दूसरा भी देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, मोबाइल फ़ोन का हैंडसेट है, उसको रिलेट करते हैं, ऐसे एनालॉजी को समझते हैं। तो अगर शरीर जो है मोबाइल का हैंडसेट है तो सिम कार्ड, दिमाग सिम कार्ड है। फिर आता है क्योंकि टावर भी तो चाहिए, खाली मोबाइल है, सिम कार्ड है, लेकिन टावर नहीं तो बात कैसे करोगे? तो आसपास में जो, अगर मेरे पास मान लीजिए एयरटेल का सिम कार्ड है, तो यहाँ आसपास में जो एयरटेल का टावर होगा वो है मेरा चित्त, ठीक है।
स्पेस जो है वो है मन, सैटेलाइट जो है वो है सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अगर मैं किसी को बात करूंगा मोबाइल से, तो मेरा मोबाइल क्या करेगा, मैं जो बोलूंगा उस मेरे आवाज को वैलिड फ्रीक्वेंसी को वैलिडेट करके स्पेस में रिलीज करेगा तरंगों के रूप में। ये तरंगे आसपास में जो भी रिसीविंग टावर होगा उस फ्रीक्वेंसी को ग्रास्प करेगा, उसको वैलिडेट कर रीवैलिडेट करके स्पेस में ट्रांसमिट करेगा। ऐसे ही होता है। और ये तरंगे कहाँ जाएगी, यूनिवर्स में, स्पेस में। सैटेलाइट के जरिए तो मोबाइल नेटवर्किंग जो है वो चलता है। तो सैटेलाइट क्या करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी को रीवैलिडेट करके वापस ट्रांसमिट करता है। अब देखिए पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों की आबादी है। अब संभवतः ये संभव है कि अभी इस क्षण शायद लाखों लोग, करोड़ लोग मोबाइल पे बात कर रहे होंगे और सभी की तरंगे सैटेलाइट में जा रही है। सभी की तरंगों को सैटेलाइट वापस पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने अमेरिका से आपको अभी कॉल किया, तो वो तरंगे पहले कहाँ जाएंगी, आपके यहाँ आसपास में जो भी रिसीविंग टावर आपकी जो जिस कंपनी का सिम कार्ड आप यूज़ करते हैं उसके टावर में जाएगा। वहाँ वो टावर उस फ्रीक्वेंसी को आपके मोबाइल पे भेजेगा और आपको मोबाइल पर जो है आपको रिंग बजेगी और आप फ़ोन पे बात करोगे। हमारी चेतना का नेटवर्क बिल्कुल ऐसे काम करता है। तो चित्त जो है रिसीविंग टावर है, स्पेस है इज इक्वल टू माइंड, सैटेलाइट टावर इज कलेक्ट सुप्रीम कॉन्शियस। मतलब मैं जो समझाऊँ आपसे दोबारा समझने का प्रयास करता हूँ कि हमारा जो भी विचारों का आदान प्रदान अंदर होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी विचार हमारे अंदर चलते हैं, उन विचारों को सही जगह तक पहुंचाने का काम चित्त करता है। यही बात को एक और अलग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि वो कभी जो फन वर्ल्ड वगैरह जो होता है वहाँ पे एक होता है ना छोटी वाली डैशिंग कार, वो हम भी आप भी चलाए होंगे, बच्चे चलाते हैं। तो वो कार चलती कैसे है, आपने देखा होगा कि एक ऊपर नेट होती है, पूरा नेट बना होता है, उसमें करंट पास होता है और वो कार के पीछे एक ऐसा वर्टिकल डंडी होता है, उस डंडी का एक ऊपरी छोर जो है उस नेट को टच होता है और वो नेट के जरिए उस डंडी से करंट पास होता है और कार में जाता है और कार चलती है। अब वहाँ पर देखिए कि मान लीजिए एक बच्चा है, कार चला रहा है, ऐसा स्टीयरिंग घुमा रहा है, वो सोच रहा है कार को मैं चला रहा हूँ, बड़ा खुश होता है ना। लेकिन क्या सही में कार वो चला रहा है? नहीं, वहाँ से करंट आ रहा है, वो करंट बंद हो जाएगा, कार बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हम अपना शरीर जो है उसी कार की तरह है और हम सोच रहे हैं कि ये मेरा जीवन है, मैं जीवन में ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो मैं का भाव होता है। लेकिन ये भाई ये करंट आ रहा है कहीं से, वो करंट क्या है, वो है हमारी प्राण ऊर्जा। सांसें बंद हो जाएगी, शरीर क्या करेगा। और ये जो नेट लगी है ना जहाँ से करंट आ रहा है वो है मन, पर डंडी जो है ना वो चित्त है। तो मन और चित्त का कनेक्शन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया जो खेल है पूरा सारा चित्त का है। मन तो है भाई, वो तो ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट है, इसका कोई रोल ही नहीं है। रोल ये एक माध्यम है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, वो इसलिए पहुंच रही है कि आपके मेरे बीच में स्पेस है। अगर वैक्यूम होता तो भले हम 1 फीट की दूरी पर बैठे तो भी आवाज नहीं पहुंचेगी। इसी तरह मन जो है वो जो एक माध्यम है, जो वो डिवाइन कम्युनिकेशन यानी कि जो वो शक्ति है, ज्ञात शक्ति है, उसके संकेत हम तक पहुंचाता है और हमारे संकेत या हमारे जो भी विचार है या जो भी इमोशंस कह लो, जो भी थॉट्स, उन तक पहुंचाता है। तो मन तो एक माध्यम है। तो इसी तरह जैसे अगर आप चाहते कि नहीं मुझे और ज़्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स में भरनी है और मेरे को अच्छा ज़्यादा लंग्स में ऑक्सीजन भरनी, तो आप एक काम करो, क्योंकि ये इस स्पेस में जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन को तो आप सांसों में ले रहे हो ना, तो एक काम करो, इस स्पेस को प्रोग्राम कर दो, इस स्पेस को रीप्रोग्राम कर दो। तो क्या इससे आप ऑक्सीजन ले पाओगे ज्यादा? स्पेस को कैसे स्पेस से रीप्रोग्राम और करोगे? ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगी। स्पेस में ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? वो तो है जो पर्याप्त है। या तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके छोड़ो, उसको नोजल को खोल दो, तब जाके होगा ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये तय नहीं है। वो आपके पास ही आएगी, वो कहीं भी जा सकती है। नहीं, वो ठीक है। जैसे इस कमरे में मान लीजिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल दिया, नोजल खोल दी, इसी ये संभव है। कि वो तो मेरी खुद की कैपेसिटी है ना कि मैं उसको कितना ग्रास्प पर का। यस, आपको सांस तो लेनी पड़ेगी ना, लेकिन मैं सांस को रोक कर बैठा रहा हूँ। तो अगर आप ज़्यादा जो पर्याप्त ऑक्सीजन है इस स्पेस में, अब अगर आप चाहते हैं कि उस ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंग्स में भरें, तो आपको अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू रीप्रोग्राम या कंस्ट्रक्ट या व्हाटएवर जो नाम देना चाहें, आपको अपने हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो आप संकल्पना सुन रहे हैं, रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड, ये किताबी बात है। मैं बड़े आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, जितने भी लोग, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई लोग गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो बात अलग है। बिल्कुल रिस्पेक्ट से, विथ फोल्डेड हैंड्स, कि भाई जितने भी लोग सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, प्लीज रिफाइन योर नॉलेज। मैं बड़ी चुनौती के साथ कहता हूँ कि चित्त जो है वो मेन आधार है। अगर वो एक
मैं तो कहूँगा आपने तो सबकॉन्शियस के ऊपर शायद बहुत काफ़ी पॉडकास्ट किए, अब मुझे चैलेंज करिए, चलिए मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूँ। नहीं, मैं चैलेंज नहीं करना चाहूँगा, मैं पहले और सीखना चाहूँगा पहले आपसे, अभी जो मेरी शंकाएँ हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि विश्व भर से आप जिसको लगता है कि ये स्कॉलर है, उनको बुलाइए। आई एम रेडी टू हैव अ डिबेट ऑन दिस। वाकई में माइंड है तो सबकॉन्शियस माइंड है तो वो पावरफुल है या व्हाट इज पावरफुल? आई एम रेडी टू हैव अ डिबेट एंड आई एम रेडी टू प्रूव। मैं इसमें एक चीज़ और समझना चाहूँगा। लास्ट कुछ समय पहले, 2 साल या 3 साल पहले फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार फिज़िक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट को मिला। क्या इसका भी चित्त से कोई जी लेना-देना है? बिल्कुल, पूरा लेना देना है। मतलब उसमें जितना मैं समझता हूँ मेरे ज्ञान के अनुरूप, कि आज हम कोई भी पार्टिकल यहाँ है तो वो पार्टिकल का कोई हिस्सा यूनिवर्स में किसी भी जगह कनेक्ट हो सकता है या पूरी हर जगह कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। अब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मुझे बड़ा खुशी है कि आपने ये बात छेड़ी, जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट आइंस्टाइन इसको कहे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो अभी इसको समझते, जो सबकॉन्शियस माइंड की संकल्पना समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। मैंने कहा स्पेस और मन पर्याय है, ऐसा मान लीजिए। तो इस कमरे में हम बैठे हैं, सबकॉन्शियस कॉन्शियस की संकल्पना दरअसल में है क्या सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है या केवल एक किताबी बात है? अभी मैं आपको लॉजिकली प्रूव करता हूँ। यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ 2 से 3 फीट के दायरे में जो चीजें हैं उसको हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं। आंखों से मैं मेरे सामने इस दीवार तक जो है, या इतने इस, अगर मेरी आंखों की अगर पेरिफेरी अगर आप डायगोनली देखें तो इतने स्कोप में मैं अगर एक्सपांड माय विजन तो ये देख सकता हूँ, बट आई कैन नॉट सी बैक। पीछे तो आंखें है नहीं, तो आंखों की ये लिमिट हो गई, सूल आंखें की। उसी तरह नाक की एक क्षमता है, मेरी सूंघने की क्षमता शायद आपसे कम हो सकती है या आपकी कम हो सकती है। सुनने की भी इस तरह से क्षमता है, तो जीवा से स्वाद का अनुभव करें, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करें। जीवा और त्वचा, वो ये 2 सेंस ऐसी है कि जो प्रत्यक्ष ही होगा। मैं त्वचा को स्पर्श फिजिकली अनुभव करके ही कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, गीली है, सूखी पता कर पाऊंगा। किसी चीज़ खाने की चीज़ है तो जब तक मैं अपनी जबान पे रखूंगा नहीं तो टेस्ट पता नहीं चलेगा। ये फिजिकल सेंस की क्षमता है। तो जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है, मेरी 5 फिजिकल सेंसेस की रेंज में है और मैं 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव करूंगा, उसको हम कहेंगे फील्ड ऑफ माय कॉन्शियस अवेयरनेस। सही है। लेकिन इसी 4 दीवारी में, 2 दीवार के बीच में अगर मान लो डिस्टेंस है 15 फीट, तो ये स्पेस हो गया, 15 फीट स्पेस हो गया। एक दीवार से दूसरी दीवार में तक जाने में जो समय लगेगा, अगर मैं चलना शुरू करूं तो शायद 10 सेकंड लगे, धीरे धीरे कदम ले लूं। 10 सेकंड क्या हुआ टाइम? तो हमारी चेतना टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम में कन्फाइंड है, सीमित है, मानते हो? लेकिन इसी कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, थोड़ी देर के लिए उस सोफे पे बैठा था, तो वहां आसपास जो चीजें पड़ी हैं मुझे ज्ञात है, तो प्रकट रूप से वो है, मुझे पता है, आई एम अवेयर, प्रत्यक्ष नहीं है। मैं अपने 5 फिजिकल सेंसेस से उसका अनुभव नहीं कर रहा, और इसलिए उसको हम कह सकते हैं सब पार्ट ऑफ माय कॉन्शियसनेस। डू यू एग्री विद दैट? जिसको हमने छू के अनुभव नहीं किया पर हमने देखा। प्रत्यक्ष है, 4 दीवारी में, टाइम एंड स्पेस के भीतर प्रत्यक्ष है, प्रकट नहीं। प्रकट है, प्रत्यक्ष नहीं। सॉरी, प्रकट है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रकट है, मुझे पता है, इट इज पार्ट ऑफ माई अवेयरनेस, बट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग यूजिंग माई 5 फिजिकल सेंसेस। इसलिए इसको कहेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड सब कॉन्शियस, सब पार्ट ऑफ कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। पर अब सवाल ये आता है, भाई इस कमरे के बाहर भी तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त स्पेस है, और वो भी तो हमारी ही चेतना का हिस्सा है। हम उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। पर उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो परमात्मा की अपार असीम चेतना है, उस अपार असीम चेतना के बहुत सूक्ष्म रूप को अभी हम अनुभव कर रहे हैं इस कमरे में बैठकर, केवल 2 से 3 फीट के दायरे को। और इसीलिए आप देखिए, सब कॉन्शियस की जो एनालॉजी लोग बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हिमशिला का ऊपरी हिस्सा जो 10% है, नीचे का हिस्सा 90% है। तो भैया एक बात बताइए कि समुद्र के पानी का वो हिस्सा जो ठंड की वजह से जमकर बर्फ बन गया, जो हिमशिला का रूप ले लिया, उसके ऊपरी हिस्से को आप 10% कॉन्शियस के से तुलना करते हो, नीचे के हिस्सा जो 10% 90% सबकॉन्शियस से तुलना करते हो, तो समुद्र के पानी का वो हिस्सा जो अभी जमकर बर्फ नहीं बना है, उसको क्या कहोगे भाई? तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया। बहुत बड़ा पार्ट हो गया, उसको तो इग्नोर कर रहे हो आप। तो दैट इज अनकॉन्शियस। इस कमरे के बाहर जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त स्पेस है, वो है अनकॉन्शियस। अब जरा समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी चेतना को बड़े संकुचित रूप में
प्रत्यक्ष रूप से 2 से 3 फीट के दायरे में ही अनुभव कर रहा हूँ। क्या ये संभव है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए? क्या ये संभव है कि इस दायरे को बढ़ाकर इस चार दीवारी के परे पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया जाए? एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस जिसे कहेंगे। फिर उसके बाद में क्या ये संभव है कि यहाँ बैठे-बैठे, जैसे मैंने आपको कहा, मान लीजिए मैं आपके घर पर कभी आया नहीं हूँ, है ना? ज़ाहिर-सी बात हम पहले मिले। आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठे-बैठे अपनी 5 फिज़िकल सेंसेस को एक्सटेंड करके आपके घर के हर कोने में क्या चीज़ कैसी पड़ी है, बता दूँ? संभव है। बिल्कुल संभव है और ये ऑन रिकॉर्ड है सर। भारत का हर अखबार, हर मीडिया इसकी जांच परख हमारी टांग खींच चुका है इसके ऊपर। अगर किसी व्यक्ति, कोई क्रिमिनल है जिसकी आप फोटो मुझे दीजिए, और अगर क्या ये संभव है कि मैं अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को यहाँ बैठे-बैठे सूक्ष्म स्तर पे एक्सटेंड करके ये बता दूँ ये इंसान अभी कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? वही संभव है। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड, जिसके मैं बाकायदा प्रूफ दे सकता हूँ। क्रिमिनल को पकड़वाए हैं। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी, अरे भाई सीख रहे हैं लोग हमारे से, जो हमसे सीख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप और मैं यहाँ बैठे हैं, मेरा पुत्र देवांग अहमदाबाद में बैठा है, आप तो जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानता है, ठीक है? आपकी तस्वीर मैं उनको भेजता हूँ और उनको पूछूं कि बेटा ये मेरे को जानना है, ये जो व्यक्ति है अभी कहाँ बैठा है, तो वो अपना टाइम ट्रैवल, इसको अपनी जो 5 फिजिकल सेंसेस को समय और स्थल के परे सूक्ष्म स्तर पे एक्सटेंड करना और चीज़ों को परसीव करना, उसको टाइम ट्रैवल बोलते हैं। वो टाइम ट्रैवल का एक सेशन करेगा जो करीब 30 से 40 मिनट चलता है और उसके लिए एक आइसोलेशन में बैठता है। ऐसा नहीं आंख बंद करके ध्यान करके करता है, खुली आंखों से होशो हवास में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट के अंदर वो स्केच बना के बाकायदा दे देगा और वो बता देगा कि कोई ऐसा स्टूडियो है जिसमें ये पॉडकास्ट का सेटअप है और ऐसे राउंड टेबल पड़ा है, पास में वो फूलों का एक गमला है और उन्होंने ये लाइनिंग वाली शर्ट पहनी है और ये, और मैं अगर ये पूछूं कि किस मुद्दे पे पॉडकास्ट चल रहा है तो ये भी बता देंगे कि कॉन्शियसनेस के ऊपर या आप तो महाभारत काल के संजय जैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बड़ी अज्ञानता है, हम ये समझते हैं कि वो केवल संजय के पास था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिद्धियाँ लुप्त पूर्ण रूप से नहीं हुई, केवल आपने मतलब हम अवेयर नहीं है उनका उपयोग कैसे करना है। अवेयर नहीं है, इसको सीखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिद्धियों का ज्ञान आपने यूज़ नहीं किया है। देखिए हनुमान चालीसा में जिक्र है, अष्ट सिद्धि नौ नीति के दाता, सूर्य दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धियाँ जो अनिमा लगिमा महिमा प्राकम्य ईशत्व प्राप्ति, ये जो 8 सिद्धियों का जिक्र है, उसमें से कुछ सिद्धियाँ जो अति विशेष, अति कहते हैं ना स्पेशल, आप कह सकते हैं उस श्रेणी में आती हैं, वो संभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ त्याग के हिमालय में जाना पड़ेगा। आज भी कुछ ऐसे योगी, परम योगी हैं हिमालय की कंदराओं में लंगोट पहन के -40 डिग्री टेम्परेचर में भी वो साधना करते खुले बदन, और मैं मिल चुका हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे योगियों को। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। उनके पास आज भी ऐसी सिद्धियाँ, हाँ उनको हमारे दुनिया से लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन वो लोग, मैं बता दूं, वहाँ बैठ के चेतना के जरिए मेरे जैसे आपके जैसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये सिद्धियों का ज्ञान दे रहे हैं, पात्र लोगों को दे रहे हैं। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि यस, मेरे पास ऐसे गुरु हैं जिनसे मैंने ये सीखा और उन्हीं गुरुदेव की आज्ञा से हम लोगों को सिखा रहे हैं। जो लोग हमसे सीख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि आप फोटो देख के या आपके द्वारा सिखाए हुए लोग भी फोटो देख के बता देंगे ये व्यक्ति अभी किस जगह पे है, क्या काम कर रहा है, क्या सोच के साथ है। नहीं वो उनका फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। फ्यूचर के बारे में भी बता सकते फ्यूचर के बारे में आपको मैं बताऊं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस। उसमें हमने अब तक जितनी भी भविष्यवाणी की है 100% सच साबित हुई है। हमने ये भविष्यवाणी की थी जनवरी 2025 में कि इस साल में कोई बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, ऐसी घटना घटेगी, ह्यूज मैसिव एक्सप्लोजन, जिसमें हम जब ये करते हैं टाइम ट्रैवल तो एक पेपर पे स्केच बनता है। अगर उस वीडियो में देखेंगे आप तो हमने दिखाया कि एक एयरक्राफ्ट है, धुएं का, आग का गुब्बारा है, वो आप जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसी से ताल्लुक है उनका। हालांकि लेकिन हाँ उस समय उस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई थी। पहलगाम हमला हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो हमने टाइम ट्रैवल ये किया था कि 2025 में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी घटना होगी, तो उसमें वो 2-3 घटनाएं साथ में हैं, तो वो सब के बारे में हमने जिक्र किया। ये सब यूट्यूब पे ऑन रिकॉर्ड है, हम डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक देते हैं सारी, वो सारी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये कन्वर्सेशन आपको ऑथेंटिक भी लगेगा और जो सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में भी आसानी से आएगा। और हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि देखो ये हम बहुत मान है, हम ये कर सकते हैं, हम ये हर ये व्यक्ति कर सीखा सकता था। है। हर व्यक्ति, हर वो नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। कोई भी सीख सकता है। कितना समय लगता है सर ये पूरे प्रोसेस को सीखने में, मिनिमम और मैक्सिमम? नहीं, इसको मिनिमम मैक्सिमम में सीमित करना बड़ा मुश्किल होगा। सीखने का जहाँ तक सवाल है,
मुझे कितना समय लगा होगा, एक अंदाज जब मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया यदि गुरुदेव ने दिया तो शायद क्षण में भी हो सकता है। 30 सेकंड। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। गुरुदेव ने बिठाया और उन्होंने बोला था सुबह सुबह 4:30 बजे तुम तैयार रहो। मैंने बोला क्यों बोल रहे पता नहीं। उन्होंने यहाँ पर हाथ रख के बैठ गए। बोले क्या हुआ पता नहीं। तो बोले तुम्हें पता है क्या? तो बोले मैंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं हूँ नहीं, मेरा आई एम नॉट फीलिंग माई बॉडी। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं बोल रहा हूँ। बोले आई डोंट फील माई बॉडी एज इफ मैं आई एम एवरीवेयर। और मुझे एक फिल्म का आपने अगर लूसी फिल्म इंग्लिश मूवी है देखा हो, उसका क्लाइमैक्स का सीन अगर आपको याद हो, उसमें दिखाया कि एक लेडी है, उसके पास ऐसी क्षमता आ जाती है परंतु लास्ट में वो अदृश्य हो जाती है और उसके मोबाइल पे एक मैसेज वेयर आर यू, तो बोले आई एम एवरीवेयर। वही स्थिति को मैंने अनुभव किया और बताया कि तुम्हें जाओ ये मैंने सिद्धि दे दी है कि तुम कहीं पर भी यात्रा कर सकते हो समय में। तो मैं बोला सच में कहूँ मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे यकीन नहीं हुआ था। तो 6 महीने हो गए मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं। बोला यार गुरु जी ने बोला लेकिन ऐसा संभव थोड़ी ना है। लेकिन एक बार अकस्मात ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, नहीं लगा तो उनकी वाइफ को मैंने फ़ोन करा, तो उसने फ़ोन उठाया, बोले अश्विनी जी मैं बहुत टेंशन में हूँ, आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। तो मुझे इस एकदम विचार आया कि भाई वो क्या टेंशन होगी। मुझे आया कि क्यों ना मैं अपनी वो विद्या से पता करूँ उसकी टेंशन की वजह क्या है। तो मैंने उसके वो टाइम टेबल सेशन करके देखा कि उसकी क्या वजह है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके हाथ में एक अंगूठी जो उन्होंने पहनी है उसके में कुछ रियल डायमंड, कोई 2.5-3 लाख रुपए की कीमत का डायमंड था। तो अंगूठी हाथ में ही है, वो डायमंड निकल के गिर गया कहीं, वो ढूंढ रही है, परेशान है। तो मैंने वो था ना, आप इतने मैच्योर नहीं हो, कोई चीज़ ऐसी सीखते हो ना तो कई बार आपकी इमेच्योरिटी जो है ना बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और कहते ना होशियारी दिखाते थोड़ा। तो मैंने उनको बोला, सीधा पूछा ये कि आपकी अंगूठी का जो ये ही डायमंड निकल के गिर गया वो मिला क्या? बोला आपको कैसे पता? मैंने तो किसी को नहीं बताया, आपके भाई साहब को भी नहीं बताया। अब मैंने वही तो फिर होशियार ने बोला मुझे तो वो भी पता है वो डायमंड किधर है। बोले बताइए। बोला ठीक है 1 घंटे के बाद बताऊँगा। और यकीन मानिए मैंने उनको बोला एक काम करो, फ़ोन करा, मैंने कहा आप अपने गाड़ी में चेक किया, कार में? बोला हाँ कार में देखा। मैंने एक काम करो मैं फ़ोन चालू रखता हूँ, आपका जो ड्राइविंग सीट है वहाँ पे जो ये एक्सीलेटर जो होता है ब्रेक वगैरह, तो वहाँ रबड़ का जो पैड होता है उसको हल्के से उठाओ। और उसने उठाया, वहाँ डायमंड पड़ा है मेरा, मिल गया उसको। तब से मेरा माथा एकदम ठंड गया, ये क्या दे दिया गुरुदेव ने। नहीं मैं मान लूँगा क्योंकि एक ऐसा सेम इंसिडेंट एक बिल्कुल सेम इंसिडेंट कभी मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। मेरे फादर डायमंड का ही बिज़नेस करते हैं। अच्छा। तो वो एक डायमंड का वैल्यूएशन कर रहे थे और वो उनके हाथ से छूट के गिर गया। तो पहले के घरों में वो चौखट होती थी, चौखट के नीचे छोटा सा जगह होता था, तो वो हाँ। उस जगह पे जाके घुस गया। हमने पूरा घर फंस धो गया लिया, होगा। पूरा घर धो लिया पानी से। जो घर से पानी निकलने की निकासी वाली जगह उसमें कपड़ा लगा के वो पूरा अंदर तक साफ कर दिया, नहीं मिला। 2-3 दिन परेशान रहे, नहीं मिला। मेरे दादाजी मतलब मेरे पिताजी के पिताजी वो किसी और घर में रहते थे। उनको जब ये बात पता चली तो एक दिन अचानक आए। उन्होंने थोड़ी देर हनुमान जी के पास अगरबत्ती लगाई, एक सीख उठाई, जो अगरबत्ती की सीख होती है, वो सीख उठाई और वो गए, उन्होंने नीचे से ऐसा किया और वो डायमंड बाहर आ गया। ये प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखी हुई घटना है। नहीं है ना, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये क्षमता है। अभी कभी ना लोग इसको मानते नहीं, सुपरस्टिशन इज नॉट सुपरस्टिशन, साइंस। और वो भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी कि उन्होंने थोड़ी देर वो ध्यान में बैठे, उन्होंने पूजा की, थोड़ी देर ध्यान में बैठे और फिर उठे, सीख उठाई और नीचे से आके निकाल के पूछे ये है क्या? सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर मेरे तो ये हालत हो गई थी कि मानेगा कौन। फिर नई नई चीज़ आपको पता लगती है तो फिर आप लोगों को अरे मेरे पास ऐसा कुछ है, ऐसा, क्योंकि प्रमाण तो था नहीं मेरे पास। आज तो आप मानोगे, अगर कोई मुझे कहे मैं नहीं मानता तो मेरे पास एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है। ये तारीख को ये बोला था, ये तारीख को बोला, ये है, प्रमाण है, मीडिया के प्रमाण है। तो आज तो मेरे पास एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर शुरू में मैंने क्या किया कि भाई क्या इसका उपयोग किया जाए। तो फिर हमने ये शुरू किया कि भाई ये नेक्स्ट हफ्ते में या नेक्स्ट महीने में हमारे देश में ऐसी क्या घटना घटित होगी जो कि टीवी पे न्यूज़ चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ बने। तो पहले तो मैंने अपने कुछ मीडिया फ्रेंड्स को बताना शुरू किया, तो उसने भी नहीं माना। तो हमने देना शुरू करा। हमारा एक मीडिया फ्रेंड है, उसको मैंने देना बोला आप दीजिए मुझे, चलो ठीक है। तो मुझे याद है कि आंध्रा में कोई बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। तो मैंने जब टाइम ट्रैवल सेशन किया तो मतलब कोई बहुत बड़ा रेल हादसा होने वाला था, उसके के साथ में उनको भेजा, वो हुआ। अच्छा वो हुआ तो भी उन्होंने उस वक्त हो सकता है भाई संयोग से तुक्का लग गया हो,
लेकिन जब मैंने 1, 2, 3 ऐसे यानी देना शुरू किया तो लगा कि नहीं भाई दम है। और मुझे याद है कि कोल्हापुर में मेरा वर्कशॉप था और वहाँ पे सांगली में एक गुजराती फैमिली था। तो उनको पता चला कि मैं गुजराती हूँ तो मुझे मिलने आए। तो उनका एक कुछ ही दिनों पहले मतलब 1 महीने पहले हुआ था शायद, उनका बेटा जन्मदिन था उनका, तो बाहर गया घूमने और वापस नहीं आया था और कुछ दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने सुसाइड का केस बनाया था क्योंकि कुछ ही फीट की दूरी पे कुछ लड़की की भी डेड बॉडी मिली थी। तो उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि हमें लगता है हमारा बेटा सुसाइड क्यों करेगा। डेड बॉडी बियॉन्ड रिकग्निशन थी, कोई इतनी म्यूटिलेट हो चुकी थी, कपड़ों से पहचान हुई थी। तो हमने टाइम ट्रैवल सेशन करके बताया कि भाई ये आपके बेटे का जो है मर्डर हुआ है और सारी जानकारी मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब दिया और उसी के आधार पर कल्प्रिट्स को जो है पकड़ा गया था। हालांकि कल्प्रिट्स को पुरानों जो सबूतों के अभाव में सजा नहीं हुई, वो एक अलग बात है, वो लीगल एस्पेक्ट हो जाता है। और इस बात की केवल जो आई वाज फीचर्ड इन प्रोग्राम कॉल्ड मानो या ना मानो फॉर दिस, और ऐसा नहीं कि मानो या ना मानो वाली टीम ने मैंने जो सुनाया और मान लिया, उन लोगों ने जाके इस बात की जांच करी कि इतनी सच्चाई। कोर्ट में गए, पुलिस में गए, जा रहा उस पेरेंट फैमिली को मिले और उसके बाद में ही करने के बाद आई वाज फीचर्ड इन मानो या ना मानो। और इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है कि क्रिमिनल्स को पकड़वाए हों और इस तरह से। और फ्यूचर की घटना में आपको तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे पुत्र देवांग ने और हमने जो प्रेडिक्शंस करे हैं, जैसलमेर में आपको ध्यान होगा कुछ महीनों पहले, लाइक 1 साल पहले की ही बात है, वो एयर शो था तो उसमें तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। तो उसका हमने जब किया था कि आने वाले 10 दिन में हमारे देश में ऐसी क्या घटना होने वाली है, तो ये परसीव किया कि एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो रहा है और वो एक लंबी सी ऐसी दीवार है उसको टकराता है, वहाँ पे गिरता है और वो प्लेन का कोई पुर्जा भी बड़ा जो होता है वो गिरता है। और हमने वो स्केच बनाया था मेरे पुत्र देवांग ने। और आपको आश्चर्य होगा कि ये घटना हुई और वो घटना होने के बाद टीवी पे जो उस घटना के विजुअल दिखाए गए और जो मेरे पुत्र देवांग ने जो स्केच बनाया था वो 100% सेम था। चैनल पे आप देखोगे किस तारीख को किया था प्रेडिक्शन, कब घटना हुई और उसके विजुअल आप देखो 100% सेम। और कभी कभी हमें कुछ लोग सवाल करते हैं अच्छी घटना कुछ नहीं प्रेडिक्ट करते हैं। भाई अक्सर मीडिया में क्या होता है, इस तरह की घटनाएं ज्यादा पब्लिश होती है, नेगेटिव मार धाड़, हाँ ठीक है। तो हमने अच्छी घटना भी किया कि भाई आने वाले महीने में हमारे देश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जमीन में गड़ा हुआ बहुत पुराना कोई या तो कोई खजाना मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो ये हुआ हमारे देश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कहीं उड़ीसा में कहीं ये मिला और उसी समय उसी 1-2 दिन के अंतराल में टीवी पर एक बहुत इस बड़ी खबर आई हमारे देश के चैनल पे। हालांकि वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो मिला वो कहीं आई थिंक इजराइल में कहीं मिला था, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन हमारे देश के चैनल पे इसको दिखाया गया क्योंकि इट वाज एन इंटरनेशनल न्यूज। 5000 साल पुराना फ्रिज मिला, रेफ्रिजरेटर व्यवस्था थी वो, नॉट आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रिकल गैजेट की तरह नहीं, पर वो उस ज़माने में भी ऐसी कोई चीज़ हुआ करती थी, व्यवस्था थी कि जो मिट्टी से बना हुआ है पर वो चीज़ों को ठंडा रखेगा, ऐसा व्यवस्था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मिली, वो टीवी पे बहुत बड़ी। सर आपसे बात करके मुझे एक और मन में सवाल आ रहा है। आजकल स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने दिया था उसको भी बड़ा चैलेंज किया जाता है, इसको हम टाइम डायलेशन भी बोल रहे हैं। और संजय जी ने जो महाभारत में किया था वो भी एक प्रकार का टाइम डायलेशन ही था। इनमें क्या रिलेशन है और इसको आम सरल भाषा में समझाने के लिए आप हमारे व्यूवर्स को कैसे समझा पाएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब बाय रोड मान लीजिए यहाँ से जयपुर जाने के लिए निकलता है, आपको जयपुर या यहीं कहीं चलो मान लो दिल्ली में ही आज से 40 किलोमीटर, आजकल तो गूगल बाबा हेल्प करते हैं, ठीक है ना, और आपको रूट नहीं पता, गूगल बाबा है, ठीक है ना, तो आपने जीपीएस जैसे ही ऑन करा, जीपीएस क्या करेगा आपके मोबाइल पे या आपका जो प्रेजेंट लोकेशन जो है वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक का पूरा रूट ब्लू रंग की जिगजैग लाइन से दिखा देगा। मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी के बाद रास्ते में कोई बाधा है, जाम लगा या कुछ भी है, तो वो भी लाल रंग से हाईलाइट करके दिखाएगा। अगर ये जीपीएस ना होता और आप वैसे ही निकलते, ऐसे यदि 30 मिनट लगता तो वैसे शायद 2 घंटे भी लग सकते हैं, बार बार रुकना पड़ता। तो यहाँ से आपको 20 किलोमीटर पहुँचने में कितना समय लगता है, मान लीजिए 30 मिनट, डबल टाइम तो लगता कम से कम। तो 2 घंटे लगते हैं, ऐसा मान के चलते हैं हम, मान लीजिए 30 मिनट ही लगते हैं, डबल मतलब 40 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो घटना कहीं हो रही है, लेकिन आप उस घटना का 40 मिनट बाद अनुभव करोगे। 40 मिनट के बाद आप अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से उसका अनुभव करोगे। लेकिन जीपीएस ने आपको उसका एक झलक दे दिया कि भाई 20 किलोमीटर के बाद देयर इज सम प्रॉब्लम, तो आपको 40 मिनट के बाद आप जो अनुभव लॉजिकली हुए उसकी झांकी आपको जीपीएस ने अभी नाव में करा दी।
तो ये एक प्रकार से टाइम डायलेशन हुआ लॉजिकली। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द 365 दिन में एक सर्कल पूरा करती है। दिसंबर 2025 ये चल रहा है दिसंबर महीना। पृथ्वी और सूर्य के मध्य और में। पृथ्वी पर एक इंसान है और दूसरा इंसान पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल मध्य में है। ऐसा मान के चलिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य में उस ब्रिज पर वो इंसान दूसरा खड़ा है। मेरी उम्र यहाँ पे फिजिकल मेरी जो एज है 63 इयर्स है, उस इंसान की एज भी 63 इयर्स है अभी 63, और वो स्पेस में चला गया पृथ्वी और सूर्य के मध्य में। और पृथ्वी अपना जो गति चल रही है वो दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून महीना मान के चलिए कि यहाँ ये जनवरी चल रहा है, तो घूमते करीब आती है तो 12 महीने में एक सर्कल पूरा करती है। तो यहाँ पृथ्वी है अभी, तो घूम के यहाँ पर आ गई होगी, आधा लगा लेगा, ठीक है। अब जरा सोचिए तो मेरी उम्र में कितना इजाफा हुआ होगा, 6 महीने का। वो तो और दूर चला जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो इंसान है, अगर उसको आप डिस्टेंस वाइज गिनती करें तो वो इंसान कहाँ होगा? उसकी उम्र में 6 महीने का इजाफा नहीं हुआ होगा, बहुत कम ही हुआ होगा, 6 महीने से तो कम ही हुआ होगा। बीच में है उसका डिस्टेंस, आप ऐसे गिनती करें कम ही हुआ होगा, ठीक है। सो ये एक दूसरा एग्जांपल है टाइम डायलेशन का। अब बातें हैं कि आप क्या अपने चित्त की शक्ति से टाइम डायलेशन करके कैन यू रिवर्स योर एज, या कैन यू एक्सपीरियंस योर एज, जो आपकी फिजिकल बायोलॉजिकल एज, एक है आपकी बायोलॉजिकल एज, ठीक है, प्रोसेस होता है। अब बॉडी है, इसको वियर एंड टेयर होता है। आप बड़े होते हो तो नेचुरली एक बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल एज, और तीसरा कंसेप्ट है स्पिरिचुअल एज। अभी आप टाइम डायलेशन से तीनों को अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी बायोलॉजिकल एज तो 63 है, लेकिन मेरी साइकोलॉजिकल एज 25 है, मैं अपने चित्त को उस अवस्था में टाइमलेस स्टेट में ले जाके अनुभव करता हूँ, टाइमलेस। तो मेरे जीवन में बर्थ से लेकर डेथ तक फिजिकल बॉडी की उस ट्रेजेक्टरी में ही है। टाइमलाइन, अच्छा वो ट्रेजेक्टरी तो उसके भी बियॉन्ड है, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा मान के चलते हैं फिजिकल बॉडी इस ट्रेजेक्टरी में, लेकिन टाइम डायलेशन से मैं उस पूरी ट्रेजेक्टरी को उसके परे भी देख सकता हूँ, जन्म के परे भी देख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप टाइम डायलेशन करते हो तो आप जिसको जीवन कहते हो, आपका इस शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को आप जीवन कहते हो, लेकिन टाइम डायलेशन आप जब करते हो तो आपको जीवन को जन्म और मृत्यु से परे अनुभव करते हो। थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करके एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो अभी आपने हिमालय के संतों की बात की, और भी जो लोग ध्यान में जाते हैं और जो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को अनुभव कर लेते हैं, लोगों के जीवन को अनुभव कर लेते हैं, तो क्या ध्यान भी वो अवस्था होती है जहाँ पे हम सारे संपूर्ण जीवन का या आगे पीछे का टाइम डायलेशन, जन्म के पहले का, जन्म के बाद का सब कुछ अनुभव कर पाते हैं ध्यान में? देखिए बिल्कुल सही बात है। ध्यान जो है ना, अब इसमें एक होता है, एक साधारण इंसान ध्यान करता है और एक योगी ध्यान करता है, उस दोनों में अंतर है। इंटेंसिटी का अंतर है दोनों में? नहीं, इंटेंसिटी का नहीं, अप्रोच का अंतर है। इंटेंसिटी अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे नॉर्मली इंसान क्या समझता है, ध्यान करना मतलब आंख बंद करके एकाग्र अपने सांसों पे करना, या किसी विचार को मन में नहीं आने देना, या विचार पे ध्यान देना। हालांकि ये संभव नहीं है कि किसी विचार को नहीं आने देना। मन का काम है, दिमाग का काम है विचार को ट्रैक करना, तो करेगा, वो चलेगा। तो एक हो गया ध्यान, आंखें बंद करते हैं, जिसको आप, उससे क्या होता है कि आपकी चेतना एक्सपांड होती है। उसका जो आपकी फिजिकल जो चेतना का दायरा है टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम के अंदर, ध्यान से आपका चेतना का दायरा बढ़ता है। जैसे आपने अभी अपने दादाजी का एग्जाम्पल दिया कि आपका वो घर में वो डायमंड नहीं मिला था, दादाजी ने आके ध्यान करा तो क्या हुआ, चेतना का दायरा बढ़ गया। उससे क्या हुआ, जो आपको नहीं दिख रहा था वो उनको दिख गया। जैसे मान लीजिए ये जो रूम है, उसके फर्श पर एक मोमबत्ती जल रही है, रूम में अंधेरा है, तो मोमबत्ती जो जल रही है, तो मोमबत्ती की रोशनी का एक दायरा है, उतने दायरे में रोशनी फैल रही है, क्योंकि पूरे कमरे में नहीं जा रही होगी, क्योंकि वो कोई बड़ा बल्ब तो है नहीं, तो उसकी एक रोशनी की एक लिमिट है ना, तो उसी दायरे में वो रोशनी का दायरा बनेगा। अब मान लीजिए वो डायमंड जिसकी आप बात करो, मान लीजिए डायमंड गिर के फर्श पे पड़ा हुआ है, क्या और वो डायमंड जो पड़ा है वो रोशनी के दायरे के बाहर है, तो क्या वो डायमंड दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए कि या तो आप उस मोमबत्ती को ऐसा हाथ में उठा के थोड़ा और दायरा बढ़ेगा, दायरा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, दायरा बढ़ेगा, ठीक है। अब संभवतः हो सकता है कि वो डायमंड आपको दिखे या ना भी दिखे, क्योंकि दायरा बड़ा है लेकिन फिर भी रोशनी कम है। लेकिन मान लीजिए लालटेन में जैसा एक नोब होता है, घुमाते हैं तो रोशनी की ज्योत बड़ी होती है, ठीक है। तो अगर आपने लालटेन में जैसे नोब घुमाया, रोशनी का दायरा बढ़ा, तो क्या हुआ, जो डायमंड पे रोशनी के दायरे के बाहर था, अब वो भीतर आ गया, जो पहले नहीं दिख रहा था आपको अभी दिखेगा। यही आपके दादाजी ने किया।
अपने ध्यान से उसमें वो क्षमता थी कि अपनी चेतना के दायरे को, कॉन्शियसनेस के दायरे को बढ़ाया, जिसको कहेंगे एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है ये डायमंड कैसे पता चला? तो उसी चेतना को एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस के रूप में अनुभव करा, तो एक्सपांड किया फिर एक्सटेंड किया। ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक लाइब्रेरी है मान लीजिए, उसकी हॉरिजॉन्टल शेल्फ के सामने करीब 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि अरे यार वो मेरा डायमंड जो गिर गया है ना वो कहाँ पड़ा है। और वो डायमंड जो गिर गया है वो आपको पता है क्या? ये लाल रंग की कोई किताब है, लाल रंग के कवर पेज वाली किताब है, उसमें है। और आप 2 फीट की दूरी पर आप उस किताब को ढूंढ रहे हैं शेल्फ पे, और वो जो लाल रंग की किताब है वो आपके उस शेल्फ पे एक्सट्रीम राइट छोर पर पड़ी है। ये सब विचार आ जाते हैं। एक्सट्रीम राइट छोर पर पड़ी है, तो क्या वो लाल किताब आपको दिखेगी? यदि ऐसा विचार आ गया तो दिख सकती है बहुत आसानी से। हाँ, विचार आ गया तो। लेकिन हम एक प्रैक्टिकल बात करें, फिजिकली अगर आप एक लाइब्रेरी की शेल्फ में खड़े हैं 2 फीट की दूरी पर, तो आपकी दृष्टि का जो दायरा है फिजिकल विजन का 2 फीट का ही है, और वो किताब तो दायरे के बाहर पड़ी है, नहीं दिखेगी। तो आप क्या करोगे? कुछ आगे पीछे घूमेंगे। पीछे जाओगे, बैकवर्ड। अच्छा, तो क्या होगा? आपकी जो विजन का जो पेरिफेरी है बढ़ेगा, तो जो अच्छा हाँ, अरे वो किताब उधर है, पर उस किताब में जानकारी तो है, लेकिन वो जानकारी डायमंड की उस किताब के 50वें पेज पे दूसरे पैरा की तीसरी लाइन में है। तो कैसे करोगे? आप जाओगे किताब की तरफ, किताब को हाथ में लेकर खोलोगे, पढ़ोगे। तो ये हो गया एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। कुछ कदम पीछे गए, यू एक्सपांडेड योर कॉन्शियसनेस। किताब को हाथ में लिया, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो यही टाइम डायलेशन क्या है? यूजिंग योर कॉन्शियसनेस एट योर व्हील। सब आपने बहुत बड़ी बात की, टाइम डायलेशन। मुझे खुशी हुई आपने इस मुद्दे को छेड़ा, बिकॉज ये टाइम डायलेशन इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं आपको बताऊँ, इसको मैं जीता हूँ। इस देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस टाइम डायलेशन को मैं जीता हूँ। मैं अपने जीवन को, मैंने कहा ना कि जन्म और मृत्यु के परे जीता हूँ। नाउ, दिस नाउ। मेरे लिए ना कुछ पास्ट ना कुछ फ्यूचर है, एवरीथिंग इज नाउ। जो भी इंसान इसको अगर अनुभव कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो आप वही बातें हैं जो आपने सुनी है ना, जो आपने संजय का जिक्र किया, वो टाइम डायलेशन तो वही है। टाइम डायलेशन से आप अपने 5 फिजिकल सेंसेस की क्षमता को सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्म जगत को अनुभव कर लेते हैं। ये जो उसको आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपके सामने है, वो स्थूल है, ठीक है। लेकिन इस कमरे के बाहर है जो भी, वो आपके लिए सूक्ष्म है। भले ही आपको कैसे सूक्ष्म है, अरे वो सब कुछ तो है। एक सवाल और यहाँ पे मेरे मन में है। लोग बोलते हैं कि आप थर्ड आई को ऑप्टिमाइज़ कर लें या थर्ड आई को आप जागृत कर लें, या मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा, वो आँख में पट्टी बांध के उनको कोई भी चीज़ दो वो गेस कर लेते हैं। तो क्या ये भी इंट्यूशन या चेतना या चित्त का रोल है, या वो कुछ अलग गेम? हाँ, चित्त कह सकते हैं आप, पर ये मैं थोड़ा कहना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को भी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से जो चलता है, कि जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चों की जो क्षमता ऐसी बढ़ जाती हैं, उसमें होता क्या है, क्योंकि हमारा भी एक कंसेप्ट होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से चलता था, अब हम नहीं करते हैं इसको। उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक कमरे में बिठाया जाता है और अंधेरा होता है, और उसमें एक फ्रीक्वेंसी जो होती है, बाइनरी बीट्स को बोलते हैं। हाँ, बाइनरी बिट्स बोलवा जो भी, उसको सुनाई जाती है। इससे होता क्या है, उनके बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि अभी मैं यहाँ हूँ तो मेरे 5 फिजिकल सेंसेस का दायरा सीमित है, तो वो स्टिमुलेट करने से वो दायरा बढ़ जाता है, बट वो परमानेंट नहीं है, ये बात मान के चलिए। तो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं तो बच्चा आँख पे पट्टी बांध के भी चीज़ों को अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से परसीव करने लगता है। आँख बंद करके किताब पढ़ता है, माँ बाप खुश, अरे मेरा बच्चा बड़ा जीनियस बन गया। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा वार्निंग ये है कि भाई ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से करते हैं, लेकिन बच्चा है, उनको सबके ब्रेन की कैपेसिटी एक नहीं है। वो ओवर स्टिमुलेशन अगर बच्चे का हो गया तो आँख बांध के किताब, पट्टी बांध के किताब तो पढ़ लेगा, लेकिन आपको पता नहीं है बच्चा जब 10-12 साल का होगा तो कुछ सालों के बाद वो ओवर स्टिमुलेशन उसके जो ब्रेन की जो ग्लैंड्स हैं, एमिगडाला वगैरह, तो उसमें ओवर सेक्रेशन करेगा, जो डोपामाइन है वगैरह, इस तरह से। तो बहुत देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है उन बच्चों को ओसीडी या इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में था। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन आज से करीब 15 साल पहले हमारे देश में शुरू हुआ, आया बाहर से ही। पर यहाँ पे हमारे देश में क्या होता है, मैंने कुछ भी नई चीज़ आती है तो सब लोग भेड़ चाल की तरह ले आते हैं। वो फ्रेंचाइजी बिकती थी 2-2 लाख रुपए में, तो फ्री में भी मिलने लगी, तो किसी को दुकानदारी शुरू करनी कर दी। अब पता नहीं है माँ बाप को, लेकिन जो 15 साल पहले है, मान लीजिए 15 साल पहले किसी 5 साल के बच्चे ने वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स किया था और उस वक्त वो किताब पढ़ रहा था,
तो इसका मतलब कि वो बच्चा आज 20 साल का होगा। अब ये 15 साल में से लाखों बच्चों ने किया होगा, तो इसका मतलब ये लाखों बच्चे तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बन गए होने चाहिए। नहीं है ना, नहीं है। आपको ये डाटा है कि जितने भी लाखों बच्चों ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया था, उसमें से कितने लोग एडीडी, एडीएचडी, ओसीडी इस तरह की व्याधियों से पीड़ित हैं, क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन हो गया। सो ये एक यह मिड ब्रेन आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको बुखार है, तो आपको डॉक्टर जो दवाई देगा उसका एक पर्टिकुलर होगा कि भाई ये इतना एमजी का टैबलेट है, इतने पावर की। वही कोई 5 साल का बच्चा बुखार के लिए जाएगा तो क्या उसको वही टैबलेट देगा? उसको लो पावर की देगा। एक्जैक्टली। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी देखनी चाहिए, बट ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि इट इज़ नॉट परमानेंट। इसमें कोई इतनी खुश होने वाली बात नहीं कि मतलब टाइमिंग होता है पर ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। लॉन्ग टर्म है। सर मुझे तो लग रहा है कि पॉडकास्ट चलता रहे चलता रहे चलता रहे, आपसे इतना कुछ सीखने मिल रहा है, जानने मिल रहा है, पर कुछ समय की सीमा होती है। तो मैं सर यहाँ आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना चाहता हूँ, मेरे जैसा कोई व्यक्ति यदि ये सारी चीज़ें सीखना चाहे तो उसका सरल सहज तरीका क्या है कि हर व्यक्ति सीख सके? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि हम कभी ऐसा नहीं करते, देखो हम कितने मान हम ये कर सकते हैं। हम तो ये बोले हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे 2 चीज़ें, पहली बात तो ये है कि आपके लाइफ में जिसको आप लाइफ कहते हो, जीवन में लोगों के इतने कष्ट हैं, मैं हर बार कहता हूँ लाइफ में पेन इज़ एसेंशियल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तो ये जब आप सीखते हो, टाइम डायलेशन आप कह लो, अपने चेतना के एक्सपेंशन को सीखते हो, तो इससे आपको पता चलता है कि वेयर आपका जीवन जा रहा है किस दिशा में। अगर यू आर ऑन अ रॉन्ग रूट तो सही क्या है, आपको ऑप्टिमम पाथ पे आ सकते हो। मतलब आपके जीवन में जो चैलेंजेस रहेंगे उन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे करना है, उसका सही रास्ता आप खुद से ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, और आपके जीवन के हर पहलू में लाइक हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जब से ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे इश्यूज थे, हेल्थ इश्यू पहले, आज से अगर 30 साल पहले की बात करें, मुझे इतना माइग्रेन होता था, मुझे इतना हाइपर एसिडिटी, मतलब इट वाज सीवियर होता था। सीवियर मतलब इतना कि हर महीने में कुछ, जब मैं जॉब करता था तो मंथ एंड में बड़ा प्रेशर रहता है, तो इतना एसिडिटी, मतलब इतना सर दर्द, और लिटरली ऐसा था कि मुझे आई यूज्ड टू पुट माय फिंगर इन माय माउथ, उल्टी करना डाल के वॉमिट करना, उल्टी करना पड़ता था। 3-4 दिन तक ये एपिसोड चलता था। पर आज देखिए बाय ग्रेस ऑफ गुरुदेव, ये जो भी मैंने सीखा है उससे ये बिल्कुल गायब है। नॉट ओनली दैट, पर आप देख रहे हैं कि मुझे देखकर कोई ये नहीं कहेगा 63 का एज है, कोई बीमारी नहीं है। आज भी मैं 16 घंटे ऑलमोस्ट काम करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो कहीं ना कहीं ये इसी का है, जो पीएनआरपी साइको न्यूरो रिपेटरिंग जो हम कहते हैं, कि वही सिखाता है कि साइंस है, इतना तो का सर ये विज्ञान है। पीएनआरपी और एनएलपी के बीच में क्या कोरिलेशन है और कैसे आपने इसको डेवलप करने का प्लान किया, और इसमें क्या अपग्रेडेशन किया कि हम एनएलपी से थोड़ा और एक एडवांस स्टेज ले पाए? बिल्कुल, एनएलपी देखिए, एनएलपी अमेजिंग है। वो जो भौतिक एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, इंट्रापर्सनल, खुद से कैसे बात करती है, उसको कैसे बेटर करना। अगर कोई इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कैसे दूर करना, नेगेटिव बिलीफ को दूर करना, नेगेटिव इमोशंस का अनुभव करते हैं उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये एनएलपी सिखाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरों से जो बात करते हैं, तो आप उसके दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए आप उनके दिमाग में जो वो चीज़ों को प्रोसेस करता है, कई बार आपकी बात को डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइज करता है। आपके उनके साथ बात करने में 3 चीज़ें अहम होती है, ट्रस्ट, हार्मनी एंड कोऑपरेशन। तो आप उस व्यक्ति के मन में ये भाव आपके प्रति ट्रस्ट, हार्मनी एंड कोऑपरेशन का कैसे पैदा करें, वो एनएलपी की जो एक बहुत अद्भुत, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, रैपॉर्ट बिल्डिंग, तो उससे सिखाता है, जिसमें वो मिररिंग, पेसिंग, लीडिंग, जो इनके 3 स्टेप्स हैं, जिसमें आपको सिखाता है कि हाउ यू कैन यूज़ लैंग्वेज इन एन आर्टफुल वे, भाषा को आर्टफुल वे में कैसे शब्दों का प्रयोग करना, जिसमें मेटा मॉडल वगैरह जो आता है। उसी तरह एनएलपी में भी ये है कि ये आप सूक्ष्म स्तर पे कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी को आप मिलने जाते हो, अब वो पहले से ही आपके खिलाफ कुछ सोच के बैठा कि आज तो जो है सोनी जी आया तो बस इनको लपेटना है बराबर, ठीक है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि आप जो एनएलपी में करते हो उसी तरह बिना कुछ बोले चेतना के स्तर पे आप उसको प्रभावित कर दो, और जो सोच के बैठा है पहले से वो शून्य हो जाए और आपके प्रति उनका भाव बदल जाए। मतलब मैं जितना समझा हूँ, एनएलपी में आप कुछ स्ट्रेटजीज का यूज़ करके या कोई साइंस का यूज़ करके आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो, और पीएनआरपी में आप केवल चेतना के स्तर पे जाके उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। चेतना के स्तर पे जाके, और ऐसा नहीं कि वो इंसान आपके सामने हो तभी मतलब आपको किसी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, मिलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो कहीं दूर भी बैठा है फिर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन
शर्त यह है 3 चीज़ें, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। ये आपका शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध। ऐसा नहीं कि कोई वशीकरण का प्रयोग है, ऐसा नहीं है। बट ऐसे हमसे जो सीख रहे हैं जो लोग, उन्होंने कई ऐसे अद्भुत अनुभव हैं। तो एनएलपी में जैसे प्रीसपोजिशंस हैं, वैसे पीएनआरपी में भी हैं। एनएलपी में जो सब मॉडलिटी कहा जाता है, वैसे पीएनआरपी में भी ट्रांसपर्सनल सब मॉडलिटीज़ होती हैं। जैसे एनएलपी का मॉडल है, ऐसे ही पीएनआरपी में भी ट्रांसपर्सनल मॉडल है। फिर ये कितने दिन में सीखा जा सकता है, या कोई सरल कोई कोर्स आपने ऐसा बनाया हो जो आपके लोग करते हो, यदि हमारी ऑडियंस कोई सीखना चाहे, जानना चाहे? पीएनआरपी में जैसे एनएलपी में होता है प्रैक्टिशनर लेवल, मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल एंड ट्रेनर लेवल, इसमें ऐसे भी इसमें भी है। इसमें पीएनआरपी का प्रैक्टिशनर लेवल है, मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल भी है, और लास्ट हाईएस्ट लेवल जो टाइम ट्रैवल जो हम करते हैं वो भी एक लेवल है। लेकिन उसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हम सबको सिखाते हैं। फिर जो योग्य होगा। नहीं, सीख तो सभी सकते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो टाइम ट्रैवल सीखने के लिए हमारे पास आते हैं ना, वो ऐसा अच्छा फिर तो टाइम ट्रैवल करके तो हम स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला पता कर सकते हैं, क्रिकेट की मैच चलती है तो उसमें पता कर सकते हैं। पता बिल्कुल कर सकते हैं, पर देखिए जब आपको कोई पावर मिलती है ना, तो ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इट इज दिस स्किल इज नॉट टू बी यूज फॉर ग्रेडी पर्पस। हमने बहुत सारे मैचेस को प्रिडिक्ट किया है। लास्ट वर्ल्ड कप हमारा जो हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जीता, और आपको ध्यान होगा कि इंडिया वाज अनबीटन टिल द लास्ट मैच ही हम हारे, उसके पहले कोई मैच नहीं हारे। हम सब कहते हैं इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा। हमने मैच शुरू होने से पहले, मतलब टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुई थी उसके पहले, मतलब शुरू होने से जैसे वर्ल्ड कप पूरा 1 महीना अगर चला तो हमने उसके 1 हफ्ते पहले ये बोल दिया था कि इस बार के वर्ल्ड कप में फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है। 2011 का वर्ल्ड कप जो खेला गया था और जिसमें इंडिया जीता, इंडिया और श्रीलंका फाइनल में खेले थे, वो हमने 1 महीने पहले बोल दिया था। और सारी उस वक्त हमने सारी मैच की प्रेडिक्शन किए थे कि इस बार मैच में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, और ये भी बोला था। बहुत मज़ेदार बात यह है कि जब हमने जितने प्रेडिक्शन किए सही हुए, तो दिव्य भास्कर के पत्रकार हमारे पास 1 दिन पहले, मुझे याद है 2 अप्रैल को हमारा फाइनल मैच था, और 1 अप्रैल को करीब शाम के 4:30 बजे पत्रकार मुझे मिलने आया कि भैया आपने जितने प्रेडिक्शन किए सही हुए, तो अब कल का प्रेडिक्शन जो है आपका ये है कि इंडिया जीतेगा। अच्छा बताइए टॉस कौन जीतेगा? तो मैंने कहा यार आप अभी मुझे पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी बता दूंगा, मुझे तो इसमें के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो बोले ठीक है दी, आप करके दिए, कब तक बता सकते हैं? मैंने कहा मैं आपको रात के 9:30-10 बजे तक बताऊँगा। बोले नहीं तब तक तो हमें सब हमारा जो है प्रिंट में चला जाता है, आप जल्दी बताइए। मैंने बोला संभव नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने उनको एक्चुअली क्या हुआ, हमने टाइम टावर सेशन किया, मेरे पुत्र दिवांग ने भी किया, और होता ये था कि यार टॉस में कुछ गड़बड़ी है। टॉस में कुछ, तो हम सच में कहूँ तो हमें क्रिकेट में कोई इतनी दिलचस्पी है नहीं, हमको क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, कोई ऐसा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान वगैरह तो देख लेते हैं। मैंने कहा टॉस में कुछ गड़बड़ी, कन्फ्यूज़न है क्या? तो मैंने अच्छा, उन्होंने मुझे पूछा था कि ये बताइए और सचिन सेंचुरी करेगा कि नहीं, ये बताया था। तो पत्रकार का फ़ोन आया, मैंने बोला देखो हमने सेशन किया, अगर टॉस में कुछ कन्फ्यूज़न है, अगर इंडिया टॉस जीतता है तो सचिन सेंचुरी करेगा, पर मैच इंडिया जीतेगा तय है। मुझे टॉस में कन्फ्यूजन क्या होता है? टॉस उछाला, या हेड है या टेल है। बोले शोले फिल्म की तरह थोड़ी ना होगा। हेड। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता है, लेकिन टॉस में गड़बड़ है। और आपको ध्यान होगा, आप यूट्यूब पे निकाल के देखिएगा टॉस कन्फ्यूजन इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मैच वीडियो मिलेगा। उसमें टॉस दोबारा उछाला गया था। वो जब टॉस उछाला तो महेंद्र सिंह धोनी संगकारा, उसे रवि शास्त्री ने टॉस उछाला, तो वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई। तो पहले कहा इंडिया हैज वन द टॉस, उसने हाथ भी मिलाया महेंद्र सिंह धोनी से, फिर बोला वो संगकारा ने कुछ कहा, नहीं बोले नहीं देयर इज सम कंफ्यूजन। टॉस को दोबारा उछाला गया, दोबारा उछाला तो संगकारा नहीं जीता। तो ये इतना है। तो इसे तो जब होता है तो लोग पूछते हैं, हम फिल्टर आउट करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो आप स्टॉक मार्केट का मत पूछो, लेकिन आपके पास मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, से फॉर एग्जांपल, और आप बिल्कुल ये जान सकते हैं कि ये पैसा मैं अगर 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट मेरे लिए रहेगा, वो आप बिल्कुल जान सकते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। आप अपने बिजनेस के जो डिसीजंस लेने हैं वो कौन सा सही रहेगा, शादी करने के लिए कि कौन सा जीवन साथी उत्तम रहेगा, किसी लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, मान लो 2-3 प्रपोजल हैं और आप कंफ्यूज हो, 2 में से 3 में से 2 आपको लगते हैं यार ये भी सही है, तो उनमें से कौन आइडियल है? या 3 हो सकता है कि तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई और ही हो, ये आप पता कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ तक कि मुझे याद है कि सूरत में एक व्यक्ति है, उसको 13 साल से पार्किंसन की बीमारी थी, वो चल भी नहीं पा रहा था इतनी। तो हमारे एक परिचित के थ्रू मेरी जान पहचान हुई, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप बताइए इनके बारे में, इनको कैसे ठीक होगा। मैंने बोला यार मैं मेडिकल डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। बोले टाइम ट्रैवल सेशन से कुछ तो पता करिए। अब मेरे बेटे देवांग ने उनके लिए टाइम ट्रैवल सेशन किया। अच्छा, मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि मुझे
तो पता था उनके बारे में, तो देवांग को कुछ नहीं पता भाई ये इंसान को कोई बीमारी है, उसका क्या इलाज हो सकता है बताओ। तो इन्होंने टाइम ट्रेवल करके बताया कि यार इंसान की कोई सर्जरी होती है जिसमें इसके स्कल में 2 होल किए जाते हैं जिसमें रॉड डाले जाएंगे, उस रॉड को किसी वायर से कनेक्ट होगा और कोई पेस मेकर जैसा बैटरी टाइप कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसको रखना पड़ेगा समथिंग। मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैंने कहा अब देखो हम तो डॉक्टर है नहीं कि हम जाके सर्जरी करेंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि मैं जाके किसी डॉक्टर को बोलूँ ऐसा ऐसा कर दो। सर्जरी इनको कर दूँ। पर मैं अब तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वेरी क्लोज, जो मुझे मानते हैं। तो मैंने मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है न्यूरो सर्जन है, उनको बताया कि यार ऐसा ऐसा स्क्वेच भेजा दो। बोले आपने जो बताया बिल्कुल सही है। बोले अभी एक ऐसा नया सर्जरी जो होता है पार्किंसन के मरीजों के लिए, उसको बोलते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। और उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई में जसलॉक में डॉक्टर पारस जोशी हैं, वो इस तरह की सर्जरी कुछ सीख कर आए हैं, वो करते हैं। और हमने वहाँ पता किया, उनका डॉक्टर का संपर्क किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जो इंसान चल नहीं पा रहा था, मतलब सुबह जब बिस्तर से उठता था तो उसको बिस्तर से खड़े होकर चलने के लिए पहले वो दवाइयाँ खाता था, उसके बाद में आधे पौने घंटे के बाद उनमें एक क्षमता आती थी वो 2-4 कदम चले, इस तरह की स्थिति थी उनकी। उस व्यक्ति की सर्जरी करवाई गई जसलॉक में ले जाके, और वो इंसान आपको आश्चर्य होगा आज सूरत से अहमदाबाद अपनी ऑडी खुद ड्राइव करके आता है। मेरे आश्रम में आया था तो बोले मुझे तो नाचने का मन कर रहा है, वो नाचता था। सर बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई, और जो आपने भी संक्षेप में बताया कि कोई भी सीख सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर के जो जो सेशंस होते हैं उनकी लिंक भी आपको दे देता हूँ। ज़रूर ये सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि आज मुझे अभी भी मन नहीं भर रहा है कि इस पॉडकास्ट को हम समापन की ओर लेके जाएं, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होने बाकी हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। तो मैं एक बार वापस आपको बुलाना चाहूँगा सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में भी क्यूरियसिटी आपने जगा दी है। जितना मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ पता है, आपसे भी बात करके लग रहा है कि मुझे भी कुछ भी नहीं पता, बहुत कुछ जानना बाकी है। आपने जब मुझसे टाइम डायरेक्शन की बात करी मुझे खुशी हुई कि बोले आपको कुछ तो इस बारे में जो है संकेत हैं, तो मुझे खुशी हुई। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट दिया सर आपने। और आप अश्विनी जी से संपर्क करने के लिए जितनी भी सर के सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप सर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। सर थोड़ा सा और कोर्स के बारे में डिटेल यदि आप बता देते हैं हमारी ऑडियंस के बारे में। मैं आपको एक व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारा हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी नाम से एक संस्था है, हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी नाम से एक ऐप है, और ये हमने शुरू इस कंसेप्ट से किया था कि आपने स्कूल कॉलेज में जाके जो एकेडमिक नॉलेज प्राप्त किया, उस नॉलेज ने आपको इट हैज़ प्रिपेयर्ड यू फॉर मेकिंग योर लिविंग, अपनी आजीविका के लिए तैयार किया है। हाँ, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि क्लर्क बनाने के लिए ही ब्रिटिशर्स ने ये एजुकेशन सिस्टम लाए थे कि वो अपने यहाँ क्लर्क बना सके। तो आज देखिए ऐसे है ना, डॉक्टर, IPS, IAS ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आप सुसाइड करते हाँ, हैं, बिल्कुल, आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। वो ये कि पढ़ाई कर ली लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए वो नहीं है। तो हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी इसी कंसेप्ट के आधार पर शुरू करी गई है कि आपको जीवन के लिए तैयार करने के लिए जो जेन्युइन नॉलेज, देखिए बहुत सारे कोर्स चलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि करिए, वो सबकी मर्जी है, लेकिन आपको सटीक जेन्युइन प्रमाणित सीखना है तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि हमारे ऐप पर व्यूअर्स के लिए एक कोर्स फ्री हम दे रहे हैं, तो उसका जो एक कूपन कोड है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में चाहें तो दे सकते हैं, जिससे वो ऐप को डाउनलोड करें और उस फ्री कोर्स को। हमारी भावना यही है कि जो नॉलेज है, सटीक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कुछ कोर्सेज इसीलिए हम फ्री दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। और यदि आप फ्री कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, कूपन कोड दे देता हूँ। आप भी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। सर ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो हर व्यक्ति को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं, और अपने जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठ के कैसे हम उन चुनौतियों को देख सकते हैं और उनका हल निकाल सकते हैं, ये सब सरल सहज भाषा में सर ने करना सिखाया है, और खुद कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुके हैं। तो अश्विनी जी वापस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बहुत आपको बहुत बुलाना धन्यवाद। चाहूँगा एक और पॉडकास्ट। जी बिल्कुल।